हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। और हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी में लास्ट क्लास में हमने इन्फ्लेशन को देख लिया था, टाइप्स वगैरह सब चीज उसके देखे थे। अब बात करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कौन करता है और कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो मेरे साथ एक हेडिंग दे देंगे छोटा सा, फिर एक डिबेट को स्टार्ट करते हैं। देखना, हु कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत में इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है या किसी देश की बात करते हैं, तो किसी भी देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां की सेंट्रल बैंक की होती है, केंद्रीय बैंक की होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। लिख लेते हैं इतना, थोड़ा सा मैं आपको साथ के साथ आपको नोट भी कराता रहता हूँ। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो फिर मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि क्या आरबीआई तीनों प्रकार की मतलब जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इन तीनों प्रकार की इन्फ्लेशन को क्या आरबीआई अकेला कंट्रोल कर सकता है? तो नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई डिमांड पुल इन्फ्लेशन को क्या कर सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर कंट्रोल कर सकता है। वहीं जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है उसको भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है उसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई का काम नहीं है स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल कराना, या फिर जो कार्डिलेशन हो गया, जो व्यावसायिक समूहीकरण हो गया, जो व्यवसायी है उन्होंने ग्रुप बना लिया है, उसको तोड़ने का काम भी किसका नहीं है? आरबीआई का नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मतलब रेल्स वगैरह चलाना, या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज, या जो होर्डिंग हो गया, जमाखोरी हो गया है, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, उन सबको रोकने का काम भी आरबीआई का नहीं है। आरबीआई का काम है कि आरबीआई आपके देश में मॉनेटरी पॉलिसी को बनाए और उसको देश आगे चलाने में, उसका आर्थिक विकास करने में देश की सहायता करे। इतना काम आरबीआई का है। जब आरबीआई पढ़ेंगे और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वहां पर अच्छे से डिस्कस हो जाएंगे। तो आरबीआई जब कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, तो सिर्फ आरबीआई दो ही प्रकार की इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाता है। वो दो प्रकार की कौन सी? एक तो जो मैंने आपको बताया था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और सेकंड मैंने एस्पेरेंट आपको बताया था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हाँ, तो आरबीआई ओनली इन्हीं दो प्रकार की इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाता है। तो जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति है, फिर उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसको कंट्रोल करने का कार्य है गवर्नमेंट का। कि गवर्नमेंट क्या करे भाई? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बनाए, जो कार्डिलेशन हो गया, समूहीकरण हो गया, उस समूहीकरण को क्या कर दे? ब्रेक कर दे। और जो कोल्ड स्टोरेज है उनकी कैपेसिटी को क्या करें? बढ़ाए, या नई कोल्ड स्टोरेज स्टेब्लिश करे, स्थापित करवाए। या ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है, तो उस ब्लैक मार्केटिंग को रोके। तो हम अगर भारत के संबंध में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अकेला आरबीआई, है ना, सिंगल रूप में, कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी सहयोग करना आवश्यक है। अब बात करते हैं आरबीआई डिमांड पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकता है, उसकी बात करते हैं। जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात हम करते हैं, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या करेगा भाई? डिमांड का मतलब है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, तभी तो आप जनरेट करेंगे डिमांड। क्योंकि जब आपके पास में सरप्लस होगा या सेविंग्स बहुत ज्यादा हो रही होंगी, तो आप क्या करेंगे? डिमांड को जनरेट करेंगे। जब डिमांड जनरेट होगा तो प्रोडक्शन होगा, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो जैसे मैं पहले बता देता हूँ, मान लीजिए ये आरबीआई है,
और ये बैंक है, और ये कस्टमर है, मतलब आप है मान लेते हैं ना। तो आरबीआई ने इसको पैसा दिया, मान लेते हैं 4% पे, तो बैंक ने आपको क्या कर दिया, 6% पे आपको लोन दे दिया। आपने क्या किया, लोन लिया और इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये डिमांड को जनरेट किया, मतलब आपने पैसा लिया और उस पैसे से आपने फ्रिज ले लिया, एसी लगवा लिया, मतलब आपने डिमांड जनरेट कर दिया। तो जब ऐसे आप अकेले हैं, ऐसे ही सब लोग आगे और एक साथ सप्लाई हो नहीं पाई है और एक साथ मार्केट में जाए तो प्राइस ऑटोमेटिक हाई हो जाएंगे। तो उसको कैसे कम करेगी आरबीआई, तो ये जो मैंने रेट लिखा है ना, इसको बोलते हैं रेपो रेट। तो आरबीआई क्या काम करेगी, जब मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करेगी या मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करेगी, तो फॉर्मुलेशन करते समय इस रेट को इंक्रीज करा देगी, मतलब लोगों के पास ऋण प्राप्त करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। मान लीजिए क्या काम करता है, ये बोलता है बैंक से कि एक काम करते हैं, अब हम जो 6% की, अब सॉरी 4% की बात करते हैं ना, हम आपको अब 6% पर पैसा देंगे। मतलब आरबीआई ने बैंक को 6% पे दिया, तो अब बैंक 6% पे तो आपको देगा नहीं, तो बैंक भी बोला कि ठीक है, तो आप हमको 6 पे दीजिए, हम कस्टमर को 8% पे दे देंगे। यहाँ कस्टमर क्या करेगा, यहाँ कस्टमर अब लोन लेने से थोड़ा सा कतराएगा और क्या काम करेगा, जब लोन नहीं लेगा तो डिमांड जनरेट भी नहीं करेगा। मतलब कहने का ये है कि मार्केट में ज्यादा पैसा है, तो आरबीआई क्या काम कर रही है, आरबीआई ने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को उस हिसाब से कर दिया कि जिस जिस लोगों के पास सरप्लस है वो वापस आरबीआई के पास पहुंच जाए, और जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे थे या मतलब डिमांड को जनरेट कर रहे थे, उनके लिए लोन प्राप्त करना महंगा कर दिया है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन की, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, जो कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन है, सीधी सी बात है कि पहले मैं एक पेन बना रहा था, उस पेन को बनाने में 95 रुपीज मेरे खर्च हो रहे थे। इस 95, तो इसमें क्या होगा, तो ये 95 रुपए में बनाया जा रहा था, अब इसकी कॉस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट इसमें क्या होगी, बढ़ गई। अब मैं इसको बना रहा हूं 100 में, तो आगे पहले कितने में बेच रहा था, 100 में, 100 रुपये में, अब मैं कितने में बेच रहा हूं, यहाँ पे 105 रुपये में बेच रहा हूं। तो अब गवर्नमेंट मेरे को क्या कर सकती है कि एक काम करिएगा, जो टैक्स वगैरह है, जो आप रॉ मटेरियल बाहर से खरीद रहे हैं, आप एक काम करिएगा, उस पर हम ड्यूटीज को कम कर देते हैं। जैसे बाहर से कोई चीज लगाते हैं तो उस पर टैक्स वगैरह लगता है, ड्यूटीज वगैरह, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, तो हम क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं। जो एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी आपको लग रही है, उनको कम कर देते हैं। तो जब चीजों पे हमने, मतलब कि वहां से एक बैरल ले रहे थे हम 50 रुपए का, 4 रुपए उस पर, 5 रुपए उस पर क्या लग जाता है, टैक्स लग जा रहा था, हमारे यहाँ 55 का आ रहा था। गवर्नमेंट बोलती है कि हम टैक्स में आपको रिडक्शन दे देता हूँ, टैक्स में छूट दे देता हूँ, आपको जो 50 में खरीदे थे आप 50 में खरीद लीजिएगा। या दूसरा काम क्या कर सकती है कि आप, गवर्नमेंट क्या कहते हैं, ये मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं ना, एयरटेल है या रिलायंस मान लेते हैं, रिलायंस 100 रुपए में कोई चीज बना रही है और 105 में बेच रही है, तो गवर्नमेंट बोलेगी अब इसको कि एक काम करिए, आप जो कस्टमर है उसको आप 100 रुपये में ही बेचिएगा, और जो ये 5 रुपये है, यहाँ जो आप 5 की बात कर रहे हैं ना, इसको हम आपको देंगे, मतलब गवर्नमेंट यहाँ प्रोवाइड कराएगी, कह देगी कि हम आपको जो सब्सिडी है, ये सब्सिडी आपको दे रहे हैं। एक तो पर्पज हो जाता है, एक काम हो सकता है कि जो 105 रुपये में कस्टमर खरीद रहा था, कस्टमर से बोल दे कि आप 105 रुपये पे कर दीजिए और आपके अकाउंट में वापस 5 रुपये हम सब्सिडी के रूप में भेजते हैं। जैसे कि डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एलपीजी के संबंध में होता है, तो इस तरह से। तो कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन में आरबीआई की भूमिका भी रह जाती है और गवर्नमेंट की भूमिका भी रह जाती है। अब बात करते हैं जो तीसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार कौन सा, स्ट्रक्चरल
इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो आरबीआई है उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है या जो उसका जो रोल है वो क्या है, बहुत कम है या मतलब है ही नहीं, ये मान लीजिए। इसमें मेन रोल में कौन आता है, मेन रोल में आती है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि भाई जो कार्टिलेशन हुआ है उसको ब्रेक करना है ना, उसको क्या करना, उसको ब्रेक करना या उसको समाप्त करना, या जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, या जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, या जो ब्लैक मार्केटिंग की गई है या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसको, या फिर जो होर्डिंग हुई है, इसको जमाखोरी बोलते हैं, कालाबाजारी और परिवहन सुविधा और शीत भंडारण क्षमता जो है। तो इन सबको निपटने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की। तो इन सब की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट कर सकती है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को कंट्रोल, है ना। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे की चीजों को। तो यहां पर लिख लेंगे कि आरबीआई, सॉरी मैं जैसे लैंग्वेज लिखवाता हूँ उसी लैंग्वेज में लिख लेंगे, बाइलिंगुअल लिख लेते हैं, अगर आप इंग्लिश में कहते हैं तो इंग्लिश में भी कर लेते हैं। लिखना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी लिख सकते हैं, जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की। लेकिन लिखना, लेकिन आरबीआई केवल डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल कर सकती है। मतलब जो डिमांड पर इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने में आरबीआई की मेन रोल है, लेकिन जो कॉस्ट है वहां पर बहुत सीमित है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल है वहां पर आरबीआई की कोई भूमिका है ही नहीं। ठीक है? तो कंट्रोल कर सकती है, जबकि सरकार सब्सिडी, इसको बोलते हैं परिदान, परिदान सब्सिडीज परिदान के माध्यम से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को तथा संरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण करके स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को कंट्रोल, इन्फ्लेशन क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि आपको फिर बाद में जब नोट्स मिलेगा तो वहां पर दिक्कत ना आए।
ऐसा लिख, ठीक है। यहां से चलते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं जो हमारा इन्फ्लेशन है उसके टाइप्स की, है ना, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा बेस्ड ऑन कॉजेज, कारण के आधार पर। इस बार देख लेते हैं बेस्ड ऑन रेट, रेट के आधार पर, जैसे 2% है, 4% है। जैसे आपने देखते हैं ना न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन है या जो हमारी कोर इन्फ्लेशन है या जो हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो सीपीआई है वो कहाँ हो गए, 4% हो गया, 6% हो गया है, 10% हो गया। इस तरह की आप रेट देखते हैं तो उस रेट के हिसाब से हम चीजों को आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और एक हेडिंग डाल देंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट, दर के आधार पर इन्फ्लेशन। तो बेस्ड ऑन रेट of increase in inflation, it can be broadly classified into 4 different types, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन रेट, based on rate of increase in inflation, it can be broadly classified into 4 है ना, 4 different types। 4 different types। पहला टाइप लिखते हैं, फर्स्ट टाइप लिखते हैं एस्पेरेंट। पहला है क्रीपिंग, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर हिंदी की बात करता हूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं रेंगती हुई। क्या बोलते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे रेंग रही है। तो अगर हम इसको रेट के आधार पर देखते हैं कि अगर इन्फ्लेशन रेट 3% तक रहती है तो हम उसको कहते हैं कि भाई क्रीपिंग इन्फ्लेशन की कंडीशन बनी हुई है। लिख लेते हैं इसको और फिर इसको समझाता हूं मैं आपको ये कैसे काम करती है। व्हेन इन्फ्लेशन rate when inflation rate in between 0 to 3% है ना। यहाँ एक चीज और लिख लेंगे, मेनली इट इज अबव 0%, क्योंकि 0% तो कोई हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि 0% नहीं है तो वो किसी अर्थव्यवस्था का समाप्त माना जाएगा। जैसे कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में, किसी इकोनॉमी में अगर प्राइस बढ़ ही नहीं रहे हैं तो वहां पर सीधी सी मतलब कि डिमांड जनरेट नहीं हो रही है, और जब डिमांड जनरेट नहीं होगी तो इकोनॉमी का साइज भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब डिमांड जनरेट ही नहीं हो रही है, प्रोडक्शन आप किस चीज का करेंगे। मानो मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, मैं इसको पिछले अगले 40 साल तक भी पहने तक डिमांड जनरेट ना करे तो शर्ट कौन बनेगी। ऐसे मेरे जैसे सारे लोग हो जाए इंडिया में तो फिर इंडिया के बेड़ा धर हो जाएगा, मतलब इंडिया को बर्बाद होने से फिर कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि जब तक अगर इन्फ्लेशन रेट नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन रेट होना जरूरी है, जो ये संकेत देता है कि जो इकोनॉमी में है उसमें डिमांड जनरेट हो रही है, मतलब इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। क्योंकि जब डिमांड जनरेट हो रही है प्रोडक्शन होगा तो इनकम आएगी, लोगों के पास पैसा आएगा, वो फिर से डिमांड जनरेट करेंगे। क्योंकि जब आपके पास एस्पायरेंट पैसे ही नहीं होंगे तो आप जब डिमांड जनरेट
कैसे करेंगे? मान लीजिए अभी आप तैयारी करते हैं तो आप लोग कम डिमांड जनरेट करते हैं। जब आप सैलरी कमाने लगेंगे, सैलरी आएगी 70,000 80,000 1 लाख, तो आप उसी तरह से, अभी आप पैदल आते तो फिर गाड़ी से आएंगे, बाइक से आएंगे, तो आप डिमांड जनरेट करेंगे। उसी प्रकार से हम ये होता है, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत होता है। ठीक है, इसको और लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक, और ये कहाँ पाया जाता है? ये लगभग जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित अर्थव्यवस्था है, वहां पर पाई जाती है। तो मैं इसी को आपकी अपनी लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ। लिखना, इट इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज, developed economies, since the demand is developed economies remains low, the rate of inflation also remains, okay? फिर और लिखना, it is a good sign of या good condition, good sign for the economy। ये भी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? अच्छा संकेत है। जो वहां दर्शाता है कि डिमांड जनरेट हो रही है, लोगों के पास पैसा आता जा रहा है। अब जो दूसरी प्रकार की हमारी इन्फ्लेशन है उसको लिखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर ही चलते हैं। दूसरा हमारा है इन्फ्लेशन, उसका नाम है वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग। वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं चलती हुई, चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति मतलब पहले रेंग रही थी 3% तक थी, अब रेंगने से क्या हो गई है? चलना स्टार्ट हो गई, वॉकिंग एंड टॉटिंग करना स्टार्ट हो गई। तो मतलब रेट जो रहेगी वो 3% से ज्यादा रहेगी। लिखना, इसमें रहता कि व्हेन इन्फ्लेशन रेट या इफ इन्फ्लेशन रिमेन्स above 3% and up to 10%। ठीक है, जब इन्फ्लेशन रेट आपकी कितनी रहती है? 3% से और 10% के बीच में रहती है, तब उसको बोला जाता है वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ये बताता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अच्छा संकेत है, और डेवलपिंग कंट्रीज में ही देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे भारत है, भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अभी विकसित होने की रास्ते में चल रहा है। तो यहाँ पर इनकम कह सकते हैं या रोजगार के अवसर लगातार जन्म लेते रहते हैं, और जैसे जैसे जो व्यक्ति रोजगार में आ जाता है वो डिमांड को जनरेट करता है। ये हमारी टेंडेंसी रही है पहले से, और हर जगह यही रूल्स काम करता है। जैसे कि अगर हम कुछ कमाते हैं तो सबसे पहले जो हाफ एप्पल होता है वो वाला फोन हम यूज करते हैं, वो खरीदते हैं, चाहे ईएमआई पे हो, मतलब डिमांड तो जनरेट कर रहे हैं। मानो अगर हम 10,000 भी कमाने लग जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इस बार जो फोन लेंगे वो आधा कटा हुआ एप्पल होगा, ये वाला फोन होता है ना, उसको लेंगे, चाहे ईएमआई पे लेना पड़े, लेकिन आपने डिमांड तो जनरेट किए, कंपनी को बनाना है,
तो आपका सीधा सा मतलब है इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज में आता है मतलब वहां पर जो रोजगार है उनके अवसर क्या हो रहे हैं, दिन पे दिन आ रहे हैं, और लोगों के जेब में पैसा आ रहा है, और लोगों की इनकम जो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसलिए इन्फ्लेशन भी यहाँ पर बढ़ती जाती है। तो ये हो जाता है ये, और लिखना इट इज ए लिखना इट इज ए कॉमन, इट इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि यहाँ पर लगातार डिमांड हाई बनी हुई है। ये क्या दिखाता है कि यहाँ पर डिमांड हाई बनी हुई है, और जो यहाँ पर कॉस्ट पुश और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं इन्फ्लेशन के, आर ऑल्सो प्रेजेंट, कि यहाँ पर ये पाए जाते हैं, इसलिए क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। फिर आते हैं जो थर्ड टाइप है उसकी तरफ, उसकी बात करते हैं। तीसरी प्रकार क्या है हमारा, रन अवे। रन अवे मतलब भागती हुई मुद्रास्फीति। तो पहला पॉइंट था रेंगती हुई, दूसरा भागती, सॉरी चलती हुई, और तीसरा भागती हुई। मतलब अब इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10% से लेकर 30% की हो जाती है। इन्फ्लेशन रेट 10% से और 30% के बीच में होती है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि ये अब एक टाइम आ गया है कि अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, वरना आपकी जो इकोनॉमी है वो तहस नहस हो जाएगी। जैसे 10% का मतलब है कि मैं पहले कोई चीज 100 रुपए की ला रहा था, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब मैं उसको 110 की ला रहा हूँ। और 30% का मतलब है कि पहले मैं कोई चीज 10 की खरीद कर, सॉरी मान लेते हैं कि 100 की खरीद कर ला रहा था। 100 इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरे को परसेंट निकालना आसान हो जाता है। तो 100 की ला रहे थे, अब कितने की ला रहे हैं, 130 की। तो समझ पा रहे हैं कितना ज्यादा इन्फ्लेशन है, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बुरा संकेत है। लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा इस लाइन में, लिखना इन्फ्लेशन, इट शोज दैट इन्फ्लेशन, इट shows that inflation is moving at a rapid pace, as a rapid pace, and and it is going completely beyond कंट्रोल। कंट्रोल से क्या हो गई है, पूर्णतः बाहर चली गई है। फिर इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट, और इट इज वेरी बैड सिचुएशन या कंडीशन
फॉर एनी इकोनॉमी, एनी इकोनॉमी, एनी इकोनॉमी। अब वो चाहे यहाँ पर डेवलप हो या फिर डेवलप इकोनॉमी हो या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी हो, सब के लिए बुरा संकेत है। जो हमारी नेक्स्ट इन्फ्लेशन है उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट है, 4th नंबर की है, 4 नंबर की इन्फ्लेशन है उसके बारे में बात करते हैं। गैल्वनिंग या इसी को क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में लिखते हैं चरम मुद्रास्फीति, चरम मुद्रास्फीति। चरम मुद्रास्फीति क्या कहती है कि बियॉन्ड, बिल्कुल एकदम लिमिट से बाहर चली गई है, मतलब वो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, अब उसको कोई बचाने वाला नहीं है। मतलब प्राइस डबल हो जाते हैं, 100 टाइम्स हो जाते हैं। मान लो मैं एक पेन 100 रुपए की ला रहा हूँ, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं उसको 200 रुपये में खरीदने पर विवश हो गया हूँ। ठीक है, तो इसमें इसी चीज को लिख लेते हैं। रेट जब क्या है 30% से 100% तक जले, मतलब 30% से ज्यादा हो जाए, जितनी भी रहेगी उसमें किस में आएगा, सब गैलोपिंग में आएगा। लेकिन व्हेन इन्फ्लेशन गोज व्हेन इन्फ्लेशन गोज कंप्लीटली बियॉन्ड completely beyond control and may move to any extent, then it is termed as galloping या हाइपर इन्फ्लेशन। फिर इस एक में लिखेंगे इट इज ए साइन ऑफ फील्ड इकोनॉमी एंड इज एक्सट्रीमली बैड कंडीशन, एक्सट्रीमली बैड कंडीशंस। तो ये थी हमारी जो इन्फ्लेशन थी उसके बारे में। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द रेट। सबसे पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रिंगती हुई मुद्रास्फीति, जब इन्फ्लेशन रेट 3% तक रहते हैं ना, 3% 3% तक रहे तो इसमें रहते हैं, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, और मेनली देखा जाता है डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। फिर हमने इसके बाद देखा स्पायरेंट वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। मतलब ये देखा जाता है कहां पर, मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया जैसी कंट्रीज है, वहां पर देखने को मिलता है। और इसमें इन्फ्लेशन रेट की बात अगर हमने की थी तो की थी कि 3% और 10% के बीच में बनी रहती है। जब 3% रहती है थोड़ा अलग हम अपना अप्रोच अपनाते हैं, और जब 10% तक ही पहुंचती है, अपर लिमिट को टच करती है, तो हम इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मैंने अभी आपको बता दिया है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। वहीं अगर हम डिमांड पुश इन्फ्लेशन बात करें
या डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो उसको कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी है, रोजगार के अवसर है, तो मतलब डिमांड वहां पर हाई बनी हुई है और कॉस्टपुश और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी वहां पर प्रेजेंट हैं। फिर हमने देखा थर्ड टाइप्स का, रन अवे इन्फ्लेशन, भागती हुई मुद्रास्फीति की, जब इन्फ्लेशन रेट 10% से ज्यादा और 30% तक बनी रहे, 30% तक परसेंटेज तक बनी रहे, तो उसको किस में रखते हैं हम, रन अवे इन्फ्लेशन में कहते हैं। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बुरा संकेत है और यह एक बताया जाता है कि अगर अभी आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपकी अर्थव्यवस्था, जो आपकी इकोनॉमीज है, वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये बुरा संकेत है। लेकिन फिर उसके बाद एक और आता है गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति फुल्ली कंप्लीटली क्या हो गई है, कंट्रोल से बाहर हो गई है, अब इसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता, अब आपकी जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, तो ये थे 4 प्रकार। तो अगर रेट के आधार पर देखना है तो 4 प्रकार, और अगर कॉजेज के आधार पर पूछा जाए तो फिर 3 प्रकार की, जो मैं आप लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं जो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स रहे हैं या कुछ टर्मिनोलॉजी हैं इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। तो हेडिंग डाल देंगे, नया हेडिंग, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फिर टर्म कह सकते हैं रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इसको बोलते हैं हिंदी में अपस्फीति, अपस्फीति। ये दोनों ही टर्म बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ लेते हैं डिफ्लेशन, फिर इससे आगे पढ़ेंगे डिसइंफ्लेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका डिफ्लेशन का, तो ये होता है इन्फ्लेशन का उल्टा। जैसे इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता जाता है। मान लीजिए जैसे कि मैं पेन पहले खरीद रहा था, मैं पेन से ऑप्शन लेता हूं, आपको समझा रहा हूं अभी तक, तो पेन से ही समझ लेते हैं। पेन को मैंने पहले खरीद रहा था, पहले बन के आ रहा था 100 रुपये में, और मैं खरीद रहा था, मतलब 100 रुपये में आ रहा था, और मतलब 100 रुपये में मान लेते हैं डायरेक्ट कि मैं पेन को 100 रुपये में खरीद रहा था। लेकिन इन्फ्लेशन जो हुआ, उस इन्फ्लेशन के कारण मैंने इसको 110 रुपये में खरीदना स्टार्ट कर दिया, मतलब 10% की इन्फ्लेशन है, ये कह सकते हैं। लेकिन डिफ्लेशन में क्या हुआ, ये पेन है और इसकी एक्चुअल में खरीद रहे थे 100 में ही, लेकिन अब इसकी डिमांड नहीं आ रही। इसका सबसे अच्छा अगर एग्जांपल लें तो मोबाइल। तो जैसे आप देखते हैं मोबाइल्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी है, जब वो लॉन्च होते हैं उनकी प्राइस देखिएगा, उनकी प्राइस, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, ये जब मैंने लिया था, जब लॉन्च हुआ था तो मैंने ये 30,000 का लिया था, 30,000 का। लेकिन मैंने देखा कि 6 महीने के बाद ही कंपनी ने क्या काम किया, 30,000 इसको कट कर दिया, बोले कि अब इसे आप 22,000 में ले जाइए। अभी की प्रेजेंट कंडीशन इसको भी काट दिया। अब क्या काम कर दिया, अब बता दिया 50% ऑफ, मतलब आप इसको 15,000 में ले सकते हैं। जैसे कि 4G फोन है, उनको आजकल कोई पूछने को भी तैयार नहीं है, उनमें टेक्नोलॉजी रहती है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर दूसरी डिबेट रहेगी, मैं बस प्राइस का बता रहा हूँ। तो ऐसे ही क्या हुआ कि डिमांड जनरेट ही नहीं हो रही है। डिमांड जनरेट ना होने के कुछ कारण हैं, उन कारणों को भी आगे चर्चा करेंगे।
मतलब कि एक पेन है, उसका एक्चुअल प्राइस 100 रुपये है, लेकिन उसकी डिमांड जनरेट ही नहीं हो रही है। तो कंपनी क्या काम करती है, जिस कंपनी बना रही होगी इसको 90 90 रुपए में बना रही, मान लेते हैं 90 रुपए में बना रही है, और 100 रुपए में बेच रही थी। डिमांड ज्यादा थी तो 100 में बेच रही थी। अब डिमांड नहीं है तो क्या हो जाएगा, अब कंपनी कहेगी कि एक काम करते हैं, इसको 100 को काट देते हैं, दिखा देते हैं कि 5 रुपये हम इस पे ऑफ दे रहे हैं, अब 95 को इसमें बेचते हैं। मतलब लोगों को लुभाने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो एक्चुअल प्राइस में कितने में बिच रहा था, 100 पे, लेकिन अब कितना बेचा जा रहा है, 95 पे, क्योंकि डिमांड जनरेट नहीं हो रही है, अपना स्टॉक खाली करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी 90 पे बनाई है और इसको 90 पे ही, या 90 से कम भी, 90 रुपये से कम में भी आपको सेल कर दे। क्यों, कंपनी भी चाहती है कि जो उसके पास स्टॉक है, जो उसने 90 रुपये लगाया, जो उस प्रोडक्ट में 90 रुपये फंसा हुआ है, मान लीजिए ये पेन है, 90 रुपये मेरे पास फंसा हुआ है, मेरा मतलब है कि इसको जल्दी से जल्दी मैं इसको निकाल दूं, और इसका जो 90 रुपया है तो उसको अपने पास ले लूं, और जो अभी की जरूरत है उस फाइनल गुड्स को बनाकर मार्केट में दोबारा उतार दूं। इस ऐसे काम करता है। तो जो इन्फ्लेशन है ना, उसी का उल्टा होता है डिफ्लेशन। लिख लेते हैं इतना। और डिमांड क्यों नीचे आती है, मैं उसका भी कारण आपको बता देता हूं। पहले इतना लिख लेते हैं, लिखना, इट इज अपोजिट टू इन्फ्लेशन, इट इज अपोजिट टू इन्फ्लेशन, इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस तो इसको यहां से कंटिन्यू करते हैं कि इट इज रेफर्स टू कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। इतना आ गया समझ में। फिर अगर मैं कहूं कि डेफिलेशन में अकर बिकॉज ऑफ टू इंपोर्टेंट फैक्टर्स, तो उन टू इंपोर्टेंट फैक्टर्स की बात यहां पर करते हैं। लिखना, इसमें लिख लेते हैं डिक्लाइन या डिफ्लेशन में अकर बिकॉज ऑफ टू इंपोर्टेंट फैक्टर्स। पहला कौन सा फैक्टर है उसको लिख लेते हैं, फिर दूसरा कौन सा फैक्टर उसकी बात करते हैं। पहला क्या है कि सप्लाई एक्सीड द डिमांड, कि जो सप्लाई है, कि मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, उससे ज्यादा आपने मार्केट में प्रोडक्ट को डंप कर दिया, मतलब सप्लाई ज्यादा कर दिया। या फिर दूसरा कंडीशन अगर हम बात कर सकते हैं, तो डिमांड फॉल्स बिलो द सप्लाई, कि जो सप्लाई है उससे नीचे चली गई है डिमांड, मतलब डिमांड जनरेट नहीं हो रही। उस डिमांड जनरेट ना होने के कुछ कारण है, जैसे कि लिक्विडिटी नहीं है, मतलब मार्केट में पैसा ही नहीं है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तीसरा कि ओल्ड एज पॉपुलेशन हो जाए, जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके ओल्ड एज पर्सन होते हैं, या मतलब दादा या दादी या फिर आपके मदर फादर, वो एक एक शर्ट को पिछले 5 5 6 6 साल 10 10 साल से पहनते हैं। फिर आपसे पूछते कि इधर आना, ये बताना ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ये कितना पुराना हो सकती है, तो आप बताएंगे कि 6 महीने 7 महीने, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग बताते, तब वो बताते कि नहीं बबुआ, ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ये 10 साल पुरानी है ना। तो ओल्ड एज पॉपुलेशन जहां ज्यादा होगी वहां पर डिमांड ऑटोमेटिक कम होगी, या लोगों के पास इनकम नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि वहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, या कह सकते हैं कि जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है मार्केट में वो नहीं है, इस कारण ये सब होता है। अब इसको भी लिख लेते हैं जो मैंने अभी आपको डिबेट में बताया है। नेक्स्ट में लिखना, द डिक्लाइन मे बी बिकॉज द डिक्लाइन मे बी
बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। फॉलोइंग रीजन्स, कौन कौन से रीजन है? पहला, लो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को बोलते हैं तरलता। मार्केट में क्या है? पैसा, मतलब पैसा कम होना को बोलते हैं जो मार्केट में पैसा है ना उसको तरलता बोलते हैं। अगर पैसा बहुत कम है तो कहते हैं तरलता बहुत कम है। अगर कहते हैं कि पैसा बहुत ज्यादा है तो कहते हैं लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तरलता बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बहुत ज्यादा है। या फिर तीसरा हम कह सकते हैं ओल्ड एज पॉपुलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसलिए कंट्री में जो डिमांड जनरेट नहीं होती है उसके कारण जो एक्चुअल प्राइस होते हैं उससे नीचे भी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट ये था। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, डिसइंफ्लेशन का। दूसरा टर्म, जैसे पहला टर्म था, अब यहीं पे दूसरा टर्म लिखते हैं। दूसरा टर्म क्या है? एस्पेरेंट डिसइंफ्लेशन। कब कंफ्यूज नहीं करना है। डिस इन्फ्लेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अवस्फीति। अवस्फीति। तो ध्यान रखना, जो लास्ट हमने पढ़ा है वो क्या है और ये क्या है। जो लास्ट अभी हमने डिस्कस किया है वो है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब डी है और फ्लेशन। फ्लेशन मतलब इनफ्लेशन की बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन का उल्टा हो जाता है। अब जिसके पीछे डी लगा देते हैं। या अब कौन सा शब्द है वो? डिस इन्फ्लेशन। तो डिस और इन्फ्लेशन मतलब दो चीजें। इन्फ्लेशन तो है लेकिन वो घटता हुआ है, इसकी बात करें तो डिस इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन तो है लेकिन घटती हुई गति से इन्फ्लेशन हो रहा है। आइए समझते हैं कैसे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहां पर एक ग्राफ सा हम बना लेते हैं। ऐसे मान, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता है, फिर एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ड्रॉ कर ली, चलो ठीक। ठीक है, मान लीजिए कि एक वस्तु थी, यहां ले लेते हैं जनवरी 2025, ईयर लेते हैं ना। ईयर ले लिया हमने 2025, तो ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च और ये अप्रैल। ये पेन की ही प्राइस लेते हैं। इसकी पेन की प्राइस क्या है? एज पर इक्वल मन मान लिया जो नॉर्मल कंडीशन थी वो कितना था? 100 रुपये थे, 100 रुपये थी, ठीक है। लेकिन इन्फ्लेशन कितना था? मान लेते हैं कि 10% का इन्फ्लेशन मान लेते हैं, तो 110 रुपये की ये अभी हमको मिल रही है जनवरी में। जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी में कितनी मिल रही है? 110 रुपये की। 110 रुपये की जनवरी में मिल रही है, ठीक। 110 रुपये की मिल रही है। अब बात करते हैं फरवरी में। तो ये फरवरी में मेरे को मान लेते हैं इन्फ्लेशन तो है लेकिन घट रही है, तो मान लेते हैं 108 रुपये की मेरे को मिलने लगी। मार्च में 107 की मिलने लगी और अप्रैल में 105 की मिलने लगी। ये रेट है ना।
इस तरह से कुछ ऐसा ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है। तो इसमें इन्फ्लेशन तो अभी भी है, क्योंकि एक्चुअल प्राइस कितना है एज पर एक्चुअल प्राइस है 100 रुपया। इन्फ्लेशन थी जनवरी में 110 रुपया, मतलब सॉरी 10%, तो 110 रुपये का हो गया। फिर 8% की इन्फ्लेशन थी, फिर 7%, 5%, मतलब इन्फ्लेशन तो है, लेकिन इन्फ्लेशन की रेट जो है वो लगातार गिरती हुई आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। अगर मैं ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये मान लेते हैं 100 रुपये की लाइन है। अगर मैं इस 100 रुपये की लाइन से बिलो जाता हूं, नीचे जाता हूं, तो वो क्या कहलाएगा, डिफ्लेशन। वो क्या कहलाएगा, डिफ्लेशन। तो आ गया समझ में कि अगर जो प्राइस एक्चुअल है, अगर उससे भी नीचे मैं चला जाऊं तो वो डिफ्लेशन की डिफ्लेशन कहलाएगा। लेकिन जब मुद्रास्फीति बनी हुई है, लेकिन मुद्रास्फीति की रेट है, जो इन्फ्लेशन की रेट है वो लगातार कम होती जा रही है, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो आपको नहीं भूलना है, ये याद रखना है। कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे, है ना। ये क्या है, कंडीशन, या डिस इन्फ्लेशन लिख देता हूं, डिस इन्फ्लेशन। ये क्या है, इधर प्राइस है, और ये क्या है, इधर ईयर है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम या वेन डायग्राम या जो ग्राफ जो है वो डेवलप किया है, या मतलब फेयर किया है यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, डिस इन्फ्लेशन को यहीं पर, ठीक है, लिखना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्लेशन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्लेशन। लिख सकते हैं डिफ्लेशन, सॉरी डिस इन्फ्लेशन, है ना, मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। डिस इन्फ्लेशन इज ए फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन only, however this inflation refers to inflation with a continuous decline या डिक्लाइनिंग रेट। ठीक है, तो इतना ही इसमें लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, री इन्फ्लेशन। रिफ्लेशन, रिफ्लेशन इसको बोलते हैं संस्कृति। इसको बोलते हैं क्या, संस्कृति बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे, तो रिफ्लेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप इसको गौर से देख रहे होंगे, तो एक तो री और दूसरा इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब देश की केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई इन्फ्लेशन को जन्म देती है, मतलब इन्फ्लेशन है नहीं, बट आर्टिफिशियल तरीके से क्या दे रहे हैं, इन्फ्लेशन को जन्म दे रहे हैं, मतलब डिमांड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है,
डिमांड को कैसे बनाएंगे, मतलब आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है उसमें अपने स्टांस को चेंज करेगी और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा रुपया छोड़ेगी। जब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा रुपया छोड़ेगी तो कहने का मतलब है लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, लोगों के पास सेविंग्स बचेंगी। तो जब लोगों के पास सेविंग्स होती हैं तो वो डिमांड को जनरेट करते हैं, और जब डिमांड जनरेट होती है तो फिर प्रोडक्शन होता है, और जब प्रोडक्शन होता है तो जीडीपी का साइज बढ़ता है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसलिए करते हैं। इसको लिख लेते हैं कि आफ्टर ए कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द प्राइस, आफ्टर ए कंटिन्यूअस डिक्लाइन in the price, that is after a long period of deflation, when the price start reviving again, then it is termed as reflation, है ना। तो ये छोटी छोटी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। तो आज हमने मेनली देखा कि आरबीआई कंट्रोल कैसे करती है इन्फ्लेशन को, गवर्नमेंट का क्या रोल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, और बेस रेट के आधार पर हमने देखा कि इन्फ्लेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिर हमने आज 3 कॉन्सेप्ट देखे इन्फ्लेशन से रिलेटेड। कौन कौन से, पहला डिफ्लेशन, फिर डिसइन्फ्लेशन, फिर री इन्फ्लेशन। मैं लिख देता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। 3 चीजों को हमने देखा, कौन सा, एक तो देखा हमने डिफ्लेशन, फिर दूसरा देखा डिसइन्फ्लेशन, और फिर जो अभी हमने देखा है वो रिफ्लेशन। इन पर हमने चर्चा कर ली है। बचे हुए जो और कंसेप्ट हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के बने रहिए इजी प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पर, फॉलो करते रहिएगा हमको ऐसी वीडियो के लिए, और मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।